हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है सीए संदीप मूलचंदानी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस फील्ड में अकाउंट्स और टैक्सेशन की फील्ड में मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इंडिया के बाहर ईवाई अर्न्स्ट एंड यंग में जॉब करता था। ईवाई छोड़ने के बाद मैं इंडिया आया क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करूं जिसमें हम पढ़ाने के साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकें। तो हमारी टीम ने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें हम पढ़ाते भी हैं और जॉब भी लगाते हैं। हम अभी तक 5000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुके हैं और उनको जॉब भी लगा चुके हैं। तो हम लोग टीडीएस स्टार्ट करते हैं आज, और बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये टॉपिक बनाया है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी वे में सब समझ आ जाएगा। आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, प्रमोशंस के लिए जाते हो, ये टॉपिक आपको इजीली सारी चीज़ें समझा देगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, आप कभी भी जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द प्लेस वेयर आर यू वर्किंग। यानी आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हो, लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब, क्या वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कि वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, क्या है वो जहाँ आप काम कर रहे हो, क्या वो एचयूएफ में काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, कि क्या वो ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको पहले तो ये बताएगा कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो। अगर जैसे आप रिलायंस में काम कर रहे हो तो रिलायंस क्या हो गया, एक कंपनी हो गई। अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे दो पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फर्म हो गया। या ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे वो अकेला इंसान है तो वो प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो ये टॉपिक आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेगा और आपको इजी वे में समझाएगा। तो वो समझने के लिए हम समझेंगे पर्सन की डेफिनेशन को। पर्सन, सबसे पहले पर्सन मतलब क्या। नॉर्मली हमारे दिमाग में पर्सन मतलब आता है आम आदमी, आपके और मेरी तरह, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकम टैक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा, पर्सन मीन्स, पर्सन की एक डेफिनेशन दी गई है। उसमें उन्होंने बोला है पर्सन मतलब क्या। ए इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हो तो इन सब लोगों में से कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, या तो कंपनी में जॉब कर रहे होगे, या पार्टनरशिप फर्म में कर रहे होगे, या एलएलपी में कर रहे होगे, या इंडिविजुअल कोई प्रोप्राइटरशिप पे कर रहे होगे, तो कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो इजी वे में समझाता हूँ। वो समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पान कार्ड कैसे पढ़ा जाता है। तो दूसरे पेज पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। हाउ डज पान कार्ड रीड, पान कार्ड कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको पान कार्ड पढ़ना आ गया तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। पान कार्ड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। पान कार्ड में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10। ओके, ए जैसे ये इधर एक एग्जांपल दिया है, AXSPM3924H। तो देखिए दोस्तों, पहले जो 5 होते हैं हमेशा वो लेटर होते हैं। जैसे इधर AXSPM क्या है, लेटर्स है, तो पहले 5 क्या होंगे, लेटर। फिर 3924 क्या है, नंबर्स है। फिर लास्ट में H क्या है, फिर से लेटर है। तो पान कार्ड में हमेशा पहले 5 क्या होते हैं, लेटर होते हैं। फिर 4 क्या होते हैं, नंबर होते हैं। फिर लास्ट वाला लेटर होता है। अब हम ये तो समझ गए, पर पता कैसे चलेगा हम कहाँ काम कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन वही है, तो उस क्वेश्चन को समझते हैं। द इम्पोर्टेंट लेटर इन पान कार्ड इज 4th एंड 5th। तो जो 4th और 5th लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4th लेटर बताता है आपका स्टेटस क्या है, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, क्या वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एक्सेट्रा, कहाँ पे काम कर रहे हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे अभी। और 5th लेटर या तो आपकी सरनेम होगी या तो कंपनी का नाम होगा। अभी भी आप थोड़े कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत ही ईजी वे में सब समझ आ जाएगा। चलिए एग्जांपल भी मैंने कौन सा लिया है, देखिए एग्जांपल लेते हैं ऋतिक रोशन का। ठीक है, एग्जांपल ऋतिक रोशन। अब देखिए ऋतिक रोशन का ये पान कार्ड आएगा अभी, AXSPR3924H। अब इसमें 4th लेटर क्या है, P। P क्यों है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। जितने भी पान कार्ड में अगर 4th लेटर P होता है तो
तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल। इसमें फिफ्थ लेटर क्या है, आर, मतलब वो क्या हो गया, रोशन। देखिए दोस्तों, आपका जो भी पान कार्ड है, आपका पान कार्ड का फोर्थ लेटर पी होगा, आपका, मेरा, हम पूरे इंडियन, जितने भी इंडिया में लोग हैं 125 करोड़ लोग, सबका फोर्थ लेटर पी होगा और फिफ्थ लेटर हमारी सरनेम होगी। जैसे इसकी सरनेम क्या है, रोशन, तो फिफ्थ लेटर क्या होगा, आर। जैसे मेरी सरनेम है संदीप मूलचंदानी, तो मेरा फोर्थ लेटर क्या होगा, पी, और फिफ्थ लेटर क्या होगा, एम, क्योंकि मेरी सरनेम क्या है, मूलचंदानी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल, सबसे पहले हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, उसमें से सबसे पहले हम समझेंगे इंडिविजुअल। हम एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। वी ऑल 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया आर इंडिविजुअल। हम जितने भी पूरे भारत के नागरिक हैं, अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, पर हम सब 125 करोड़ लोग कितने हैं, इंडिविजुअल है। मुकेश अंबानी इस इंडिविजुअल, मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है, तो मुकेश अंबानी के पास भी खुद का एक पान कार्ड होगा। मतलब रिलायंस का तो एक पान कार्ड है ही अलग, रिलायंस कंपनी है, पर मुकेश अंबानी का अलग पान कार्ड होगा। सचिन तेंदुलकर इज इंडिविजुअल, सचिन तेंदुलकर भी कौन है, इंडिविजुअल। अब पान कार्ड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का पान कार्ड कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल आया है इधर, पान कार्ड आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, ओके। तो सचिन रमेश तेंदुलकर नाम आ गया इनका पूरा। अब डेट ऑफ बर्थ है कि DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973। अब पान नंबर आया BXAPT1324J। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसमें खाली नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और पान नंबर है। पान कार्ड में कभी भी एड्रेस नहीं आता है, ये याद रखना है। अब इनका फोर्थ लेटर देखो क्या है, P, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल, और फिफ्थ लेटर क्या है, T, क्योंकि ये क्या है, तेंदुलकर। तो इंडिविजुअल का पान कार्ड आपको पढ़ने आ गया, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लैब रेट समझेंगे। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब रेट, स्लैब रेट क्या होता है, गवर्नमेंट हर साल बजट लाती है, बजट में वो लोग क्या करते हैं, एक रेट डिसाइड करते हैं जो आने वाले साल में आपको अप्लीकेबल होता है। तो 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया गया है स्लैब रेट। आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको स्लैब रेट पता है, तो ये स्लैब रेट आपको बोलना है। क्या पता अगर आपको शायद ये क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में और आप अगर बरोबर आंसर दें तो शायद आप सिलेक्ट हो जाएं। तो देखिए स्लैब रेट देखते हैं। पहला क्या है, मैन एंड वुमेन लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। दूसरा क्या है, मैन एंड वीमेन 60 ईयर्स ओल्ड और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स ओल्ड, सीनियर सिटीजन। तीसरा क्या है, मैन एंड वुमेन 80 ईयर्स ओल्ड और मोर, सुपर सीनियर सिटीजन। देखिए स्लैब रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है 60 साल से कम वालों के लिए, दूसरा जो है 60 to 80 ईयर्स वालों के लिए यानी सीनियर सिटीजन, तीसरा जो है वो 80 ईयर्स के ऊपर यानी सुपर सीनियर सिटीजन। तो तीनों के रेट्स अलग अलग हैं। हमने जो रेट्स लिए हैं वो एकदम न्यू रेट्स हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 के। तो मैन एंड वुमेन लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 होता है। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ईयर मतलब आगे वाला साल, AY मीन्स असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब क्या, आगे वाला साल। तो देखिए इनकम टैक्स स्लैब क्या दिया है, अप टू ₹2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है, 15 लाख के ऊपर 30% है। ये स्लैब रेट हर साल चेंज होते हैं। फरवरी में हर साल गवर्नमेंट बजट लाती है, उसमें ये स्लैब रेट हर साल चेंज होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, इनकम टैक्स साल में एक बार गिना जाता है, ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन इनकम टैक्स, हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है, सेस 4%, इधर क्या लिखा हुआ है 4%। तो सेस क्या होता है, सेस का मतलब है इनकम टैक्स, सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स ही होता है। सेस यानी गवर्नमेंट हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए अलग टैक्स लेती है, जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में वो पैसा यूज़ करती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स पहली बात तो साल में एक बार गिना जाता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है, 4% एक्स्ट्रा लगता है,
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी की मान लो इनकम 7 लाख रुपए है, तो उसका टैक्स कैसे गिनेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ का टैक्स गिनना है तो आपको स्लैब रेट पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको स्लैब रेट मैंने बताया कि भाई 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% से, 5 लाख टू 7.5 लाख 10% है, वो स्लैब रेट के हिसाब से ही चलना है। अब नॉर्मली हमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, हमें ऐसा लगता है यार 7 लाख जो है वो 5 लाख टू 7.5 लाख के बीच में आता है। आपको किसी को भी ऐसा ही लगेगा, तो सीधा आप बोलोगे 5 to 7.5 लाख के बीच में आता है, मतलब 7 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगना चाहिए, 10%। मतलब 7 लाख का 10% कितना होगा, 70,000 रुपीज़ टैक्स आएगा। पर दोस्तों ये गलत है, इस तरह से आपको टैक्स नहीं गिनना है, ये याद रखो। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, मतलब वो स्लैब रेट जो था उसके हिसाब से ही आपको जाना है। देखो पहला क्या था स्लैब रेट, वो देखिए। पहला ये था कि 0 to 2.5 लाख पे नील, यानी देखिए मैंने इधर हिंदी में लिखा हुआ है, पहले 2.5 लाख पर नील, यानी पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स लगेगा नहीं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एरो आया, दूसरे एरो में क्या आया, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, दूसरे 2.5 लाख पर 5%, दूसरे 2.5 लाख पे कितना हो गया, 5%। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एरो अभी आएगा। तीसरे एरो में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरे एरो में लिखा हुआ है उसके बाद के 2.5 लाख पर 10%, यानी ये कहाँ से आया, ये तीनों कहाँ से आया, ये तीनों आया उधर से ही, जो मैंने आपको स्लैब रेट बताया था। स्लैब रेट क्या था, आपने पढ़ा होगा स्लैब रेट क्या था। तो स्लैब रेट था ये वाला स्लैब रेट। देखिए अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए। ये हो गया पहले 2.5 लाख पे नील, फिर दूसरे 2.5 लाख, यानी 5 में से 2.5 लाख गया तो कितना बचा, 2.5 लाख, उस पर कितना आएगा 5%। फिर उसके बाद के 2.5 लाख, यानी 7.5 में से 5 गया तो कितना बचा, 2.5 लाख, यानी कि उस पर कितना होगा 10%। यानी पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे 2.5 लाख पे 5% लगेगा, उसके बाद के 2.5 लाख पे 10% लगेगा। तो इस हिसाब से ही वो कैलकुलेशन किया है जो हम समझ रहे थे। क्या किया था इन्होंने, वो देखते हैं हम लोग। तो देखो पहले 2.5 लाख आ गया, उस पर नील, दूसरे 2.5 लाख आ गए, उस पर 5%, बचे कितने हैं, 2 लाख, बचे कितने हैं 2 लाख। 2 लाख कैसे आए फ्रेंड्स, देखो 7 लाख था, उसमें से 2.5 लाख तो ये चला गया, फिर 2.5 लाख ये चला गया, मतलब 7 लाख में से 2.5 और 2.5 यानी 5 लाख तो चला गया, तो बचा कितना 2 लाख। तो 2 लाख बचा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 2.5 ने 2.5 5, 5 ने 2, 7 लाख हो गया, हमारा आंसर मैच हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 7 लाख तो मैच कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो समझ आएगा ज़्यादा। अब रुपीज़ जो 7 लाख था उसके ऊपर पहले 2.5 लाख पे वही चीज़ें रिपीट हो रही है वापस से। देखिए पहले 2.5 लाख पे नील हो गया, यानी 0 हो गया, दूसरे 2.5 लाख पे 5% हो गया, यानी 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500 रुपये हो गया। फिर 2 लाख के ऊपर 10%, यानी कितना हो गया 20,000 हो गया, यानी टोटल कितना हुआ 32,500। टोटल कितना हुआ फ्रेंड्स 32,500। यही हमें समझना है। देखिए आप डायरेक्ट 7 लाख पे अगर 10% गिनोगे तो 70,000 हो जाएगा, वो गलत है। ऐसे नहीं गिनना है, आपको स्टेप बाय स्टेप गिनना है। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इसको वापस से दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर कितना परसेंट सेस लगता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, यानी 32,500 तो आ गया, पर ये फाइनल आंसर नहीं है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा इसके ऊपर 4%। ओके, तो 4% ऑन इनकम टैक्स मीन्स टोटल कितना है 32,500 है। ओके, इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा 4%। तो देखिए 4% लगा, यानी 32,500 का 4% करना है, यानी कितना हो गया 1,300 रुपये हो गया।
इसका 4% यानी 1300 आ गया, तो इन दोनों का टोटल यानी 33,800 हमारा फाइनल इनकम टैक्स आ गया। यानी मैं 7 लाख रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से मैं 33,800 रुपीज़ किसको दूंगा? गवर्नमेंट को। ये याद रखना है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने ओन खुद ही एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। मैंने 6 एग्जाम्पल इधर कवर किए हैं, ये खुद सॉल्व करें। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये अगर आपको 6 एग्जाम्पल आ गए तो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं पे भी जॉब पे अगर गए, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा तो आप तुरंत ही सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब सेकंड हमने पढ़ा था, मैन एंड वुमेन 60 ईयर्स ओल्ड और मोर बट लेस दैन 80 ईयर्स ओल्ड, यानी सीनियर सिटीजन का क्या रेट्स होता है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 2021-22 मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर 2021। असेसमेंट ईयर मतलब आगे वाला साल। अब इधर एक और चीज़ नोटिस करने जैसे, देखो इधर लिखा है मैन एंड वुमेन, मतलब मैन और वुमेन दोनों का रेट सेम ही रहता है। पहले क्या होता था, मैन के लिए अलग इनकम टैक्स रेट्स होते थे, वुमेन के लिए अलग होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मैन और वुमेन दोनों का रेट क्या कर दिया है? एक ही कर दिया है। पर सीनियर सिटीजन हैं तो थोड़ी उनको बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि उसमें आप देखोगे तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं था, इसमें 3 लाख तक टैक्स नहीं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 3 लाख तक नहीं ले, उसमें आप देखोगे तो 2.5 लाख तक नहीं था। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए होगा? जो 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, वापस से इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन सेस यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% ऑन टोटल इनकम टैक्स। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कौन सा है? हमने देखा था 3 तरह के थे, मैन एंड वुमेन 80 ईयर्स ओल्ड और मोर, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। अब देखते हैं इनको क्या बेनिफिट दिया गया है। इनका बेनिफिट देखते हैं। तो देखिए इनका स्लैब रेट दिया है। इनको एक बेनिफिट ये दिया है कि इनका 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, यानी 60 ईयर्स तक वो, हमने पहला वाला पढ़ा उसमें 2.5 लाख तक टैक्स नहीं था। 60 to 80 ईयर्स वाले में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 80 ईयर्स के अप वाले में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मतलब अगर दोस्तों कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, उसको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, वो तो हमने पढ़ लिया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज़ 4%। इधर खाली एजुकेशन सेस लिखा है, पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया अभी वो 4% ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपल रूल ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब रिटर्न फाइलिंग के रूल समझेंगे सिंपल। ये पर्सन की डेफिनेशन ही समझा रहा हूँ मैं अभी तक आपको। इफ़ यू आर हैविंग 4 पान कार्ड, यू हैव टू फाइल 4 रिटर्न। आपके पास जितने पान कार्ड है उतने आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 5 पान कार्ड है तो 5 रिटर्न फाइल करोगे। अगर आपके पास 6 पान कार्ड है तो 6 रिटर्न फाइल करोगे। देखो फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा पान कार्ड रखना जुर्म है, आप वो नहीं रख सकते। ओके, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम इन ईजी वे। ईजी वे में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का एक एग्जांपल देते हैं। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को तो हर कोई जानता होगा, क्रिकेटर। ठीक है, वो प्रोप्राइटर हैं। यानी प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर मतलब अकेला मालिक, यानी उस चीज़ का ओनर वो है अकेला। जैसे आप कोई भी किराने की दुकान पे जाते हो, या तो आप है ना कोई भी जगह मेडिकल स्टोर पे जाते हो, तो क्या होता है, अकेला बंदा होता है। वो आपको, आप बोलोगे भाई साहब दवा देना, तो आपको दवा दे देगा। तो नॉर्मली क्या होता है, वो अकेला मालिक है, मतलब वो क्या हो गया? प्रोप्राइटर हो गया। ये एग्जांपल में देखिए आप, महेंद्र सिंह धोनी प्रोप्राइटर किसके हैं? साक्षी कॉरपोरेशन के। मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने बिजनेस चालू किया, पर किस नाम से किया? साक्षी कॉरपोरेशन की। पर ओनर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अब नॉर्मली लोगों को इधर कन्फ्यूज़न क्या होती है? देखो, अब आप ही से वही चीज़ समझते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा, पर्सन मीन्स, हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो ध्यान से आप देखो, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। आपने तब नोटिस नहीं किया होगा, पर आप अभी शायद नोटिस करोगे वो चीज़। वो चीज़ क्या है? देखिए क्या आपको लग रहा है कि इसमें नहीं है वो चीज़।
पहले क्या लिखा है इंडिविजुअल, दूसरा क्या लिखा है कंपनी, तीसरा क्या लिखा है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म जो हमने पढ़ा आगे। देखो इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, वो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप हम इधर लिखी हुई नहीं है ये डेफिनेशन में। तो आप बोलोगे हाँ यार ये बात तो सही है, अभी हमने पढ़ा महेंद्र सिंह धोनी प्रोप्राइटर था साक्षी कॉरपोरेशन का, तो इसमें तो प्रोप्राइटरशिप लिखी नहीं है। नहीं लिखी है इसका मतलब कुछ नहीं है, जो इंडिविजुअल होता है वो एक टाइप का प्रोप्राइटर ही होता है। यानी जो महेंद्र सिंह धोनी है वो किस में आ गया इंडिविजुअल में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग जो भारतीय नागरिक हैं 125 करोड़ लोग, हम सब क्या हैं इंडिविजुअल। तो हम सब के पास क्या होगा अपना अपना एक पैन कार्ड होगा, हमारा पैन कार्ड एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, ये समझिए तो आपका सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल आपने देखा कि वो प्रोप्राइटर है, किसके प्रोप्राइटर हैं साक्षी कॉरपोरेशन के। अब क्वेश्चन आता है कि पान कार्ड कितने होंगे, किसके नाम पे होगा, क्या साक्षी कॉरपोरेशन के नाम पे पान कार्ड होगा, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे पान कार्ड होगा। तो आंसर है पान कार्ड एक ही होगा महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे, साक्षी कॉरपोरेशन के नाम पे पान कार्ड नहीं होगा। ये कन्फ्यूज़न होती लोगों को ऐसा लगता है साक्षी कॉरपोरेशन के नाम पे अलग पान कार्ड होगा, साक्षी कॉरपोरेशन के नाम पे अलग पान कार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है इंडिविजुअल है, वो क्या है इंडिविजुअल है। तो देखिए इसका फोर्थ लेटर क्या है पी मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल, और फिफ्थ लेटर क्या है डी, क्योंकि उसकी सरनेम क्या है महेंद्र सिंह धोनी। तो साक्षी कॉरपोरेशन विल नॉट हैव डिफरेंट पान कार्ड, मतलब अगर कोई इंसान प्रोप्राइटर है तो वो क्या हो गया इंडिविजुअल, उसका अलग पान कार्ड होगा नहीं, उसका एक ही पान कार्ड हर जगह चलेगा। देखते हैं और इजी वे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है, उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है, एग्जांपल समझिए तो आपको बहुत इजी वे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ इनकम साक्षी कॉरपोरेशन हमने देखा भाई उसका बिजनेस है, ठीक है, उसमें से वो कितने कमाता है हर साल, प्रॉफिट यानी उसकी इनकम हो गई हर साल जो वो कमाता है। फिर उसका एक दूसरा बिजनेस है रवि टेक्सटाइल्स के नाम से, जिसमें उसको और प्रॉफिट मिलता है, ओके। फिर उसका तीसरा भी एक बिजनेस है समीर एंटरप्राइज के नाम पे, उसमें उसको कितना प्रॉफिट आता है वो भी देखते हैं। तो टोटल महेंद्र सिंह धोनी कितने बिजनेस कर रहा है, 3 बिजनेस कर रहा है, साक्षी कॉरपोरेशन के नाम पे, रवि टेक्सटाइल के नाम पे और समीर एंटरप्राइज के नाम पे। साक्षी कॉरपोरेशन में उसका प्रॉफिट कितना है 6 लाख रुपीज़, रवि टेक्सटाइल में उसका प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपीज़, समीर एंटरप्राइज में उसका प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीज़। टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हुआ इन तीनों का टोटल 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 12 लाख। अब क्वेश्चन ये आता है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास कितने पान कार्ड होंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी के पास कितने पान कार्ड होंगे एक ही, यानी इन तीनों का अलग अलग पान कार्ड नहीं होगा, यानी साक्षी कॉरपोरेशन का अलग नहीं होगा, रवि टेक्सटाइल का अलग नहीं होगा, समीर एंटरप्राइज का अलग नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पान कार्ड किसके नाम पे इशू किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे। तो महेंद्र सिंह धोनी 3 या 4 पान कार्ड नहीं रख सकता है, वो कितने पान कार्ड रख सकता है एक ही पान कार्ड रख सकता है। तो एक पान कार्ड होगा तो कितने रिटर्न भरे जाएंगे एक। हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 4 पान कार्ड होंगे तो 4 रिटर्न, 5 पान कार्ड होंगे तो 5 रिटर्न, 6 पान कार्ड होंगे तो 6 रिटर्न। इधर कितने पान कार्ड है एक, क्योंकि वो क्या है प्रोप्राइटर है इंडिविजुअल है, तो पान कार्ड कितने होंगे एक। किसके नाम पे होगा महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे, ओके। तो अब महेंद्र सिंह धोनी अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो महेंद्र सिंह वॉन्ट्स टू सेव टैक्स, तो उन्होंने गिना यार 12 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, 12 लाख के ऊपर यार बहुत सारे टैक्स आते हैं, तो उसने टैक्स गिना तो बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा था। आप अपने हिसाब से 12 लाख पे टैक्स गिनो देखो कितना आता है। तो उसको एक कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, तो वो बोल रहा है यार मेरे को टैक्स कम करना है, तो हाउ विल यू हेल्प हिम, तो आप कैसे उसको हेल्प करेंगे। तो हमारा एक कंसल्टेंट है, तो क्योंकि टैक्स ऑन 12 लाख कम्स टू रुपीज़ 1,19,600, यानी वो 12 लाख कमाता है उसमें से 1,19,600 टैक्स आ रहा है, तो उसको क्या एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। बोल रहा है यार 12 लाख कमाता हूँ उसमें से 1,19,600 गवर्नमेंट को दे दूँ, क्या करूँ तो मेरा टैक्स कम आए, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस ले रहा है। तो
तो वो एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए जूडो हमारी कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट जूडो विल हेल्प हिम। देखते हैं, चलो जूडो से मिलते हैं। देखिए ये जूडो है, हमारी टैक्स कंसल्टेंट है, देखते हैं ये क्या सलाह देती है। ओके, सो महेंद्र सिंह धोनी हैज़ अदर ऑप्शंस लाइक ही कैन स्प्लिट द बिजनेस। यानी जूडो ने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम क्या करो, अपना तुम्हारे पास 3 बिजनेस है, तुम है ना अपने बिजनेस को स्प्लिट कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे पैन कार्ड है, पर साक्षी धोनी के नाम पे भी साक्षी का अलग पैन कार्ड होगा ना, तो तुम क्या करो बिजनेस को स्प्लिट कर दो। उसने बोला हाँ अरे ये बात तो सही है। तो क्या किया उसने, देखो, तो अब वो क्या करेगा, इससे उसका टैक्स कम हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, चलो। अब देखिए इसके 3 बिजनेस थे, हमने देखे थे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, साक्षी कॉरपोरेशन है, रवि टेक्सटाइल है और समीर एंटरप्राइज। टोटल इसका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 12 लाख। अब वो क्या करेगा, आप भी सोचो क्या करोगे आप। ऑब्वियसली बात है, मेरे को पता है आपको आंसर पता है। वो क्या करेगा, साक्षी कॉरपोरेशन वाला जो बिजनेस है ना, वो साक्षी धोनी को दे देगा, बोलेगा ये बिजनेस तू रख। अब इसकी मालिक कौन है, तू। यानी ये 6 लाख किसके हो गए अब, साक्षी धोनी के। और महेंद्र सिंह धोनी के पास कितना रहेगा, 2 बिजनेस, रवि और समीर, यानी 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 6 लाख। यानी 6 लाख उसको, 6 लाख इसको। यानी अब 2 पैन कार्ड हो गए, तो जितने पैन कार्ड होंगे उतने रिटर्न भरेंगे। 2 पैन कार्ड है तो कितने रिटर्न जाएंगे, 2 रिटर्न। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी इज प्रोप्राइटर ऑफ अबाउट 3 बिजनेस, ही अर्न्स ₹12 लाख। ये हमने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है 12 लाख का, हैंस ही विल स्प्लिट बिजनेस। ये सब हमने चीज़ें देख ली। अब वो साक्षी धोनी को दे देगा साक्षी कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं इसको इजी वे में। और तो साक्षी धोनी को क्या दे देगा वो, साक्षी कॉरपोरेशन। यानी ये साक्षी कॉरपोरेशन किस पे नाम पे चला जाएगा, साक्षी धोनी के नाम पे। और महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे कौन से बिजनेस रह जाएंगे, रवि और समीर। यानी रवि टेक्सटाइल और समीर एंटरप्राइज किसके नाम पे हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे। देखिए आपको इधर ये सारी चीज़ें पता चली। अब महेंद्र सिंह धोनी को किस पे टैक्स भरना पड़ेगा, 12 लाख पे के 6 लाख पे। पहले उसका टैक्स कितना आ रहा था, 1,19,600। पहले तो कितना टैक्स आ रहा था जब बिजनेस स्प्लिट नहीं हुआ था, कितना टैक्स आ रहा था, 1,19,600। तो उसने सेव करने के लिए ये सारी ट्रिक लगाई। तो उसने क्या किया, अब उसको कितने बेनिफिट मिलेंगे, स्लैब बेनिफिट 2, क्योंकि मैंने बोला था ना 2 पैन कार्ड होंगे तो 2 रिटर्न, 1 इन नेम ऑफ MS धोनी एंड अदर इन नेम ऑफ साक्षी धोनी। ठीक है, क्योंकि दोनों के पैन कार्ड क्या होंगे, अलग अलग। पर इसमें क्या हुआ, साक्षी कॉरपोरेशन अब साक्षी धोनी का हो गया, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का कोई इंटरफियरेंस रहेगा नहीं। हैंस बोथ ऑफ देयर प्रॉफिट आर ₹6 लाख। अब टैक्स गिनते हैं। पहले हमने टैक्स गिना था, 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स आ रहा था। अब देखो दोस्तों टैक्स कितना कम आया, महेंद्र सिंह धोनी को मिल गया। ठीक है, इनकम टैक्स कितना आ गया, क्योंकि अब 6 लाख के ऊपर टैक्स गिनोगे तो महेंद्र सिंह धोनी का टैक्स कितना आया, 23,400। और साक्षी धोनी का कितना टैक्स आएगा, उसका भी 23,400 आएगा, क्योंकि दोनों ने 6 लाख ये कमा रहा है, 6 लाख वो कमा रहा है, तो दोनों का टैक्स कितना है, 23,400। यानी टोटल टैक्स कितना है, 46,800 रुपीज़। ठीक है, और पहले कितना आ रहा था, 1,19,600। सोचो उसने कितने रुपए बचा दिए, खाली एक, उसने क्या किया, एक बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे दे दिया और उसने इतना सारा टैक्स बचा दिया। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप एक सिंपल चीज़ें यूज़ करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले उसका टैक्स आ रहा था 1,19,600। अब आफ्टर स्प्लिटिंग हिज बिजनेस, हिज टैक्सेस, उसका टैक्स कितना आ रहा है, 46,800। हाउ मच टैक्स डिड ही सेव, कितना टैक्स उसने बचाया, उसने टैक्स बचाया है, आप कैलकुलेट करो अपने हिसाब से, उसने टैक्स बचाया 72,800 रुपीज़। तो दोस्तों एक सिंपल एडवाइस से उसने 72,800 रुपीज़ बचा दिया। अब मान लो एक और चीज़ है, अगर मान लो महेंद्र सिंह धोनी का और
अगर आगे बिजनेस बढ़ जाता तो वो आगे भी क्या करता था, उसका टैक्स बच जाता। तो वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा HUF। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हमने पहले इंडिविजुअल कवर कर दिया, अब हम बढ़ रहे हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब HUF कैन बी फॉर्म्ड बाय, HUF कौन कौन बना सकता है, तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये 4 लोग HUF बना सकते हैं। हाउएवर इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय मुस्लिम्स, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। तो HUF बनाने के लिए 4 में से आप एक कोई भी हो तो बना सकते हो। देखो सब रिलीजन का अपना अपने पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं। ये HUF एक्ट बहुत पहले से चल रहा है। तब क्या होता था, सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। हिंदू अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड मतलब जॉइंट फैमिली, क्योंकि पहले हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब तो धीरे धीरे सब जॉइंट फैमिली से हट के न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है। तो तब ये बना हुआ था, पर उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। कैसे मिलता है उसका बेनिफिट, देखते हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग HUF बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले HUF कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय 1 पर्सन। आप अकेले HUF नहीं बना सकते, क्योंकि फैमिली अकेले कैसे बनेगी, ऑब्वियसली बात है। आप अकेले सोचो मुझे HUF बनाना है, नहीं बना सकते। इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 पर्सनस, आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। ऑब्वियसली बात है, आपकी मैरिज होगी तो ही फैमिली बनेगी, फैमिली बनेगी तो ही आप HUF बना सकते हो, अकेले आप HUF बना सकते नहीं हो। अब HUF का भी एक अलग पान कार्ड होता है, जैसे अपना पान कार्ड होता है ना, एक HUF का भी अलग पान कार्ड होता है। तो HUF का पान कार्ड का रेट क्या है, तो देखिए जो हमने रेट आगे पढ़ा था ना इंडिविजुअल में, 60 ईयर्स से कम वाला, वही रेट इसमें अप्लीकेबल है। देखो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, वही रेट यहाँ पे है। तो पर इसमें एक चीज़ और है कि इसका पान कार्ड अलग होता है। इनकम टैक्स इज नोट, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, कितना लगेगा वो देखते हैं। तो वो लगेगा 4%, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी एक आपको टैक्स बेनिफिट होगा अगर आप HUF बनाते हो, ठीक है। जिसका टैक्स ज़्यादा आ रहा है वो एक HUF बना के बेनिफिट लेते हैं। पार्टीज इन HUF में कितनी पार्टीज होती है, तो 2 पार्टी होती है। एक हेड मतलब मेन इंसान जो होता है उसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता धर्ता आप ही हो, ओके। अब जो दूसरा होता है, जैसे देखिए फैमिली है तो इसमें जो इसका हस्बैंड है, यानी जो पापा है वो कर्ता हो गया। अब रेस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड को पार्टनर। को पार्टनर मतलब उसकी वाइफ और उसकी बच्ची क्या हो गए, को पार्टनर हो गए। जैसे एक टीम में मेन क्या होता है, कैप्टन होता है, फिर है ना गांव में मेन सरपंच होता है, ऐसे इसमें मेन क्या होता है, कर्ता होता है। अब HUF जो बनता है उसमें हर एक की एक राइट्स है। राइट्स मतलब आपको अधिकार कौन से दिए हैं वो देखते हैं। तो कर्ता की राइट्स क्या होती है वो देखते हैं। तो कर्ता इज एल्डेस्ट अमोंग को पर्सनल। कर्ता क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वही पूरा बिजनेस मैनेज करने वाला है, वही सारी प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला है। ही हैज़ राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑफ HUF की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस की देख रेख वही करता है, ठीक है। ही हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन ऑन एक्सपेंडिचर और टेक लोन ऑन बिहाफ ऑफ HUF, यानी वो HUF के बिहाफ पे लोन भी ले सकता है और खर्चे भी कर सकता है। और इसमें इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि क्या होता है जब HUF बनता है, ठीक है, ऑलरेडी परमिशन तब उसको मिली जाती है। कैसे मिलती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। को पार्टनर की राइट क्या होती है, को पार्टनर मतलब जैसे इस एग्जांपल में था उसकी वाइफ और उसकी चाइल्ड, ठीक है। राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है, कोई भी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। राइट टू डिमांड पार्टीशन, आप कभी भी पार्टीशन मांग सकते हो, यानी बंटवारा, कि भाई मुझे अब मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दो, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई कोई जगह है किसी की 1 करोड़ की, ठीक है, उसमें 2 भाई और 1 बहन है, तो तीनों को इक्वल हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब अप टू 3 लीगल हेयर्स कैन बी को पार्टनर, 3 पीढ़ी तक उसका अधिकार होता है, ठीक है। मतलब देखिए फादर है, फिर उसका बेटा, फिर उसका भी बेटा यानी ग्रैंडसन, फिर
उसका एक और बेटा मतलब ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब जो ये ग्रेट ग्रैंडसन है इसका अधिकार होता है, इसकी प्रॉपर्टी का भी हक इसके पास होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो लड़कियां होती डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स एज डू सन है। पहले क्या होता था, खाली लड़कों को अधिकार होता था, पर अब ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी इक्वल हक है अपने पापा की प्रॉपर्टी में जितना लड़के को है। यानी अपनी बहन जो आपकी सिस्टर है उसकी भी उतनी ही हक है जितना आपका हक है। अब एच बनाने कैसे बनता है, हाउ इज़ एच फॉर्म? तो 3 सिंपल स्टेप्स है एच बनाने के। क्रिएट एच डीड ऑन स्टैम्प पेपर। आप कोई भी वकील के पास, एडवोकेट के पास, लॉयर के पास जाके स्टैम्प पेपर पे एच की डीड उनके पास लिखी होती है वो बना सकते हैं। अप्लाई फॉर एच पैन कार्ड, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने दूसरे वीडियो में भी बताया हुआ है। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट नंबर इन नेम ऑफ एच। आप 3 स्टेप में एच बना सकते हो, सिंपल स्टेप्स है। पहले आप क्या करो, सबसे पहले एच की डीड बना दो, दूसरा आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, तीसरा बैंक अकाउंट खुला दो। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका एच बन जाएगा। अब देखिए डीड में नॉर्मली क्या लिखा होता है, हमने एक एग्जांपल लिया है तो देखिए इसमें ये थोड़ा एग्जांपल आपको हेल्प करेगा। देखो, आई अशोक महेश शाह सन ऑफ महेश पारिक शाह रिसाइडिंग एट पालड़ी एजेड 39 ईयर्स। यानी इसमें क्या है, अशोक महेश शाह करके इंसान है, वो महेश पारिक शाह का बेटा है। वो बोलता है कि भाई मैं एक एच बना रहा हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है, एच बनता है ना तो क्या होता है, उस जो मेन करता है उसके पूरे नाम के पीछे एच लिख जाता है। जैसे मेरा नाम है संदीप मूलचंदानी, तो अगर मैं एच बनाऊंगा तो मेरा बन जाएगा संदीप मूलचंदानी एच। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर एच ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डेट आई एम करता ऑफ अशोक महेश शाह एच। मतलब वो बोल रहा है कि भाई मैं करता हूँ, भाई मैंने ये बिज़नेस मेरे फादर से 5 लाख रुपए लेके मैंने एच बनाया है। ठीक है, और मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट दिए। फादर अपने बच्चे को गिफ्ट दे सकता है, उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि भाई मेरे एच में कितने कितने मेंबर हैं। तो उसकी उसमें 3 मेंबर है उसके अलावा। तो पहला है श्री अमन अशोक शाह एडल्ट, यानी उसका एक बेटा है अमन शाह। फिर श्रीमती लीलाबेन यानी उसकी वाइफ है। ओके, फिर कुमारी वंदना अशोक शाह मतलब उसकी बेटी। मतलब टोटल 3 उसके को पार्टनर हो गए, यानी अशोक महेश शाह करता हो गया और 3 को पार्टनर हो गए। कौन सी तारीख को बना, इसमें सब लोग साइन करेंगे। इसमें सब लोग साइन करेंगे मतलब वो लोग परमिशन दे रहे हैं अशोक महेश शाह को कि तुम मेरे बिहाफ पे बिजनेस चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ओनर चारों के 4 है, खाली अशोक महेश शाह ओनर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, पैन कार्ड ऑफ एच का पैन कार्ड कैसे दिखता है। हमने दूसरा स्टेप पढ़ा था कि दूसरा स्टेप है पैन कार्ड आएगा, तो अशोक महेश शाह एच लिखा हुआ है पूरा। ओके, फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, हम पैदा होते हैं तो हमारी आती है DOB, इधर लिखा होता है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, पर इसमें आ रहा है DOI मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये कब बना। तो 4 दिसंबर 2017 को ये बना। फिर देखिए पैन कार्ड आया AEXHA39242। 4th लेटर क्या है इसमें, H। 4th लेटर मैंने आपको पहले ही बताया था, 4th लेटर बताता है स्टेटस, इसमें 4th लेटर है H, मतलब ये क्या हो गया HUF। और 5th लेटर क्या है A, क्योंकि ये क्या है अशोक महेश शाह HUF, तो A इसके नाम से होगा। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th लेटर आया H, क्योंकि ये क्या है HUF। अगर आपको 4th लेटर पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। 5th लेटर है A, क्योंकि ये क्या है अशोक महेश शाह HUF। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है। वाई इज HUF फॉर्म, HUF क्यों बनाया जाता है। देखो नॉर्मली HUF तो क्या होता है, हम लोग HUF नॉर्मली ना टैक्स बचाने के लिए भी बनाते हैं बहुत सारे लोग। तो HUF इज़ नॉर्मली फॉर्म टू टेक टैक्स बेनिफिट। कैसे टैक्स बेनिफिट बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने पैन कार्ड उतने रिटर्न मतलब उतनी बार आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी को क्या हो गया, तीसरा एक पैन कार्ड आ गया। कौन सा पैन कार्ड आ गया, ये वाला। कौन सा वाला, ये महेंद्र सिंह धोनी HUF वाला। देखिए जैसे अब वो वाला एग्जांपल फिर से देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की इनकम किधर क्या थी, तो महेंद्र सिंह धोनी की इनकम थी
उसने क्या किया था, उसके उसके पास 2 ही बिजनेस थे, रवि टेक्सटाइल और समीर एंटरप्राइज, जिसमें 4 लाख और 2 लाख कमाता था। अब उसने क्या किया, एक नया बिजनेस चालू किया मयंक एंटरप्राइज के नाम से। उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख। अब वापिस से वो टेंशन में आएगा, यार मेरा 14 लाख हो गया, वापिस से टैक्स ज़्यादा आएगा। अब वो टैक्स ज़्यादा आएगा तो टैक्स बचाने की सोचेगा। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि उसने एक बिज़नेस तो साक्षी कॉर्पोरेशन तो उसकी वाइफ के नाम पे दे दिया है, तो अब वो क्या करे, तो वो जाएगा फिर से कंसल्टेंट के पास, हम जूडो के पास। तो हैंस हीज इनकम इंक्रीज टू ₹14 लाख, यानी पहले कितनी थी उसकी इनकम, पहले उसकी थी 6 लाख। तो अब उसने क्या किया, तो व्हाट विल यू एडवाइस, आप उसको क्या एडवाइस दोगे महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं क्या एडवाइस मिलती है। अब मेरे को पता है, आप सबको अब तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, HUF बनाएंगे। बिल्कुल सही आपने सोचा। इसमें लेट आस्क अवर कंसल्टेंट जूडो, देखते हैं हमारी कंसल्टेंट जूडो क्या बोलती है। ओके, थोड़ी डरावनी लगती है पर डरने की ज़रूरत नहीं जूडो से, ठीक है, अच्छी है, अच्छी एडवाइस देती है। शी एडवाइजेज हर टू फॉर्म HUF, वो बोलती है कि भाई HUF बनाओ, टेंशन मत लो। हैंस न्यू फर्म नेम्ड मयंक एंटरप्राइज, मयंक एंटरप्राइज शुड बी फॉर्म्ड अंडर, मयंक एंटरप्राइज किसके नाम पे बन जाएगी, तो महेंद्र सिंह धोनी HUF। मतलब देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, ये लोग ने क्या किया, देर आर 3%। अब कितने परसेंट हो गए, 3। कैसे, पहला हो गया महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, दूसरा कौन हो गया बताइए आप लोग, तो दूसरा हो गया, तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे कितने बिजनेस हो गए, रवि टेक्सटाइल और समीर एंटरप्राइज, 6 लाख इसके नाम पे हो गया। अब दूसरा कौन हो गया, महेंद्र सिंह धोनी HUF, ओके, उसके नाम पे कौन सा बिजनेस हो गया, तो उसके नाम पे हो गया मयंक एंटरप्राइज, जिसमें 8 लाख की इनकम हो गई। अब तीसरा बिजनेस क्या हो गया, किसके नाम पे हो गया, साक्षी धोनी के नाम पे, उसके नाम पे कौन सा बिजनेस हो गया, साक्षी कॉर्पोरेशन के नाम पे। यानी सोचो इन लोगों के पास कितने पान कार्ड हो गए, पहले पहले एक पान कार्ड था, अब पान कार्ड हो गए 3, इनका एक पान कार्ड, इनका एक पान कार्ड, इनका एक पान कार्ड। अब इसमें ये समझना है, जो धोनी है महेंद्र सिंह धोनी, उस ये 2 बिजनेस का ये अकेला ओनर है। फिर जो HUF है, यानी पूरी फैमिली मयंक एंटरप्राइज का ओनर है, खाली महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, पूरी फैमिली, मीन्स मयंक एंटरप्राइज के ओनर पूरी फैमिली है। फिर जो साक्षी कॉर्पोरेशन है, उसके अकेले की ओनर कौन है, साक्षी धोनी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म, हमारा जो तीसरा पॉइंट था, पहले हमने इंडिविजुअल देख लिया, फिर सेकंड हमने HUF देख लिया, अब पार्टनरशिप फर्म की तरफ बढ़ते हैं। देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, 2 लोग। 1 पर्सन हिमसेल्फ, यानी एक खुद होगा, ऑब्वियसली बात है, कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। एक इंसान अकेले पार्टनरशिप नहीं बना सकता। आप आईने में देख के खुद को बोलो चल भाई मैं पार्टनर हूँ, खुद का तो नहीं बन सकते, 2 मिनिमम लोग चाहिए, वो तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। पार्टनरशिप के रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। तो पार्टनरशिप के रूल्स कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के रूल्स कौन से। बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता, वो पार्टनरशिप बना देते, पर बाद में जब उनको पता चलता है कि उनको लगता है कि मैंने गलती की। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप इज़ गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप में कौन सा कानून लगता है, 1932। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओरली और थ्रू रिटर्न एग्रीमेंट। आप ओरली मीन्स वर्बली एक दूसरे को बोला कि भाई चलना भाई अपने दोनों पार्टनर, हम दोनों पार्टनर आपसे, तो आप पार्टनर हैं, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर रिटर्न एग्रीमेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो रिटर्न एग्रीमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फॉर्म पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो बाद में क्या होगा, मैंने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो लिखा पढ़ी करना और लिखित में रखना बहुत ही अच्छा है। तो जूडो बताएगी कि क्यों लिखने से क्या फ़ायदा होता है। तो लिखने से फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। देखिए जूडो आए फिर से, ठीक है, वो क्या बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, इफ़ पार्टनरशिप इज़ ओरल देन, अगर पार्टनरशिप ओरल है तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, पार्टनर्स और फॉर्म कैन नॉट फाइल केस इन अ सिविल कोर्ट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। मतलब अगर हमने पार्टनरशिप बनाई पर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, यानी रिटर्न नहीं है, तो क्या होगा,
मान लो हमने किसी को माल बेचा, सेल किया, हमें उससे पैसे लेने हैं, यानी वो हमारा डेटर्स हो गया। अब वो पैसे नहीं दे रहा तो आप उसके सामने केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट किया नहीं है। तो ये पहला जो पॉइंट है कि भाई आपको रिटर्न में रखने की ज़रूरत, यानी ओरली मत करो, रिटर्न में करो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर वन पार्टनर कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर। मान लो हम दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर में लड़ाई हुई तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता, ये भी दूसरा डिफ़ॉल्ट है। यानी अगर आपने रिटर्न में नहीं किया तो ये दूसरा नुकसान है। हाउएवर पार्टनर कैन फाइल केस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो पार्टनर है तो एक पार्टनर बोल सकता है भाई इसको बंद कर दो पार्टनरशिप फर्म को, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। मान लो आपको किसी को पैसे देने थे, ठीक है, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है तो वो आपके खिलाफ केस कर सकता है, पर आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखना, रिटर्न में रखो, ओरली मत करो। यानी इट इज़ मोर एडवाइजेबल टू कीप इट इन रिटर्न देन कीप इटिंग इट ओरली, ठीक है। पार्टनरशिप डीड मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप डीड आप रिटर्न में जाके ये एडवोकेट से, लॉयर से जाके बनवा सकते हो। दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप मेड ऑन द 23rd डे ऑफ दिसंबर 2014। किसके बीच में है? तो शाहरुख खान किसके बेटे हैं? ताज खान के। एज 52 ईयर्स एट मन्नत अपार्टमेंट, ठीक है, मुंबई में रहते हैं। देखिए ये जस्ट एग्जांपल है, किसी के हमने ये कोई ट्रू नहीं है, पर जस्ट हमने समझाने के लिए इजी वे में इनके नाम लिए। शाहरुख खान और सलमान खान को हर कोई जानते हैं, ठीक है। मिस्टर सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, हर बार हाई करते हैं, आप देखते हैं उनको, ठीक है। वेरेस कब इन्होंने पार्टनरशिप बनाई? तो 15 अप्रैल 2006 को बनाई। क्या नाम से बनाई? मेसर्स खान एंड कंपनी, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में कौन से पॉइंट्स होते हैं वो भी देखने से। तो इन्होंने बोला कि अभी हमारा नाम क्या रहेगा? तो मेसर्स खान एंड कंपनी के नाम से हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। फिर इन्होंने और कौन से पॉइंट दिए, भाई कहाँ पे हम लोग की पार्टनरशिप रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई हमारी पार्टनरशिप रहेगी 24 लक्ष्मी चैम्बर नियर बांद्रा ईस्ट, मुंबई में हमारी पार्टनरशिप रहेगी। फिर हमारा बैंक अकाउंट कहाँ पे रहेगा? तो उन्होंने बोला हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ब्रांच मुंबई में हमारा अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें पहले से ही मेंशन हो जाते हैं, ताकि क्या हो, बाद में कोई ऊंच नीच या झगड़ा ना हो। फिर ऑल पार्टनरशिप मनी डेट इज ऑडिट फी एंड सिक्योरिटी फॉर मनी शेयर एस एंड व्हेन रिसीव बी पेड इनटू अ डिपॉजिट इनटू द बैंक। इन्हें बोल रहे कोई भी फ़ी मिले तो वो पहले अकाउंट में जाएगी, फिर जो पार्टनर है जब उसको निकालना है वो एक दूसरे की मर्ज़ी से, समझौते से निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है जो हर एक पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं। फिर ये इनकम टैक्स का एक पॉइंट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है भाई दोनों का प्रोपोर्शन ही, दोनों प्रॉफिट कितना कितना लेंगे? तो 50% वो प्रॉफिट लेगा, 50% वो प्रॉफिट लेगा, टोटल कितने हो गया? 100% हो गया। अब फिर दोनों रेम्यूनरेशन मतलब दोनों सैलरी कितनी लेंगे, ऑडिट कहाँ से करवाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है दोस्तों। तो क्या होगा कि बाद में कोई मतभेद नहीं होगा। फिर दोनों यहाँ पे साइन करेंगे, वकील जो एडवोकेट है इनको नोटरी करेंगे, फिर ये क्या होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट आने के बाद क्या करेंगे, दोनों बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, ठीक है। यानी अब देखते हैं, फिर वो लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे और पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अब अदर्स रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे HUF में आपने किया था सेम वैसे ही प्रोसीजर इसमें पार्टनरशिप के लिए। तो अदर रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरे रूल्स भी हमें समझने बहुत ही ज़रूरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कितने मैक्सिमम पार्टनर हैं? तो देयर कैन बी मैक्सिमम 20 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने हैं? 20 एंड 10 पार्टनर इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर है, जैसे आपने कोई बैंक खोली, तो आप अगर बैंक खोल रहे हो, अगर बैंक पार्टनरशिप फर्म बन रही है तो 10 से ज़्यादा पार्टनर रह नहीं सकते। अब इसका एक पार्टनरशिप का एक सबसे मेजर फॉल्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अगर क्या लिखा है, लाइक प्रोप्राइटरशिप, मतलब जैसे प्रोप्राइटरशिप है, ईच पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द फर्म। दिस मीन्स दैट इफ असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉल शॉर्ट to meet the firm obligation, the partner private asset will be also be used for this purpose। सिंपल है कि देखिए आप अगर दो पार्टनर हो, अगर किसी ने लोन ली, पार्टनरशिप के नाम पे आपने लोन ली है, अब आप वो लोन नहीं भर पा रहे हो तो आपका घर बार सब बिक जाएगा, क्योंकि इसमें लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है।
तो ये याद रखना है, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, दूसरे पार्टनर ने भी कुछ गलत किया या फ्रॉड किया है तो हो सकता है उसके वजह से आपको भी भुगतना पड़े। तो ये पार्टनरशिप करनी है तो सोच समझ के करनी है। ओके, अब इनकम टैक्स रेट। अब पार्टनरशिप हमने इंडिविजुअल का रेट देख लिया, एचयूएफ का रेट देखिए, पर देखिए पार्टनरशिप में कितना परसेंट रेट लगता है। पार्टनरशिप में सीधा 30% रेट लगता है, एक ही रेट है 30% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे टोटल यानी लगेगा 31.2%, यानी 30 के ऊपर 4% यानी 31.2%। जैसे उसमें 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख तक 10% था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सीधा 30% लगता है। यानी आपने अगर 1 लाख रुपए कमाए हैं तो 30,000 आपको किसको दे देने हैं, गवर्नमेंट, और 4% इन हेल्थ एंड एजुकेशन से देना है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने से पहले। अब पैन कार्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड कैसा होता है वो देखते हैं। तो नेम हमने देखा था, उन्होंने फॉर्म का नाम क्या रखा था, खान एंड कंपनी। ओके, तो अब देखिए इसमें फोर्थ लेटर क्या है, एफ है। फोर्थ लेटर एफ क्यों है, क्योंकि ये क्या है, फॉर्म। और फिफ्थ लेटर क्या है, के, क्योंकि ये क्या है, खान एंड कंपनी। ओके, तो फोर्थ लेटर से पता चल गया आपको स्टेटस क्या है। अब रिटर्न फाइलिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में रिटर्न कैसे फाइल होंगे वो देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें समझना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन केस ऑफ खान एंड कंपनी देयर आर 2 पार्टनर्स, नेमली शाहरुख खान एंड सलमान खान। अब कितने पैन कार्ड हो गए, टोटल 3। पहला हो गया फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे यानी खान एंड कंपनी के नाम पे, दूसरा हो गया शाहरुख खान के नाम पे, तीसरा हो गया सलमान खान के नाम पे। मतलब 3 पैन कार्ड है तो कितने रिटर्न जाएंगे, 3 रिटर्न। ये 30% टैक्स लगेगा खान एंड कंपनी पे, और शाहरुख खान और सलमान खान को कौन सा टैक्स लगेगा, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% वाला टैक्स लगेगा। ठीक है, अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आया था। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलएलपी। पहले खाली एक ही कॉन्सेप्ट चलता था पार्टनरशिप फॉर्म वाला, पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आया एलएलपी। तो एलएलपी इज़ गवर्न बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा क्या है, आपने आगे देखा क्या लिखा हुआ था, उसमें खाली पार्टनरशिप लिखा हुआ था, इसमें लिखा था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो डिफरेंस दोनों के बीच में देखते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है गवर्न बाय। तो पार्टनरशिप इज़ गवर्न बाय, इट इज़ गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट इज़ गवर्न बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ईजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप ईजी टू फॉर्म है, जैसे हम दोनों ने बोला चल भाई पार्टनर बन जाते हैं ओरली, तो पार्टनर बन गए। पर जो एलएलपी है उसमें क्या होता है, सारी फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, सारे फॉर्म वगैरह भरने होते हैं। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टनरशिप की जो ऑफिस है जिसको बोलते हैं ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, उधर जाके एक फॉर्म भर के साइन करो तो आपका पार्टनरशिप हो जाता है। तीसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में, पर जो एलएलपी है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर। अब आगे और कौन से पॉइंट्स है वो दोनों में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। हमने 3 पॉइंट्स देख लिए, तीनों आपको ध्यान रखने, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है कि एलएलपी बनानी है तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, दोनों में मिनिमम पार्टनर कितने होंगे, 2। देखिए इसमें भी मिनिमम पार्टनर 2 है, इसमें भी 2, यानी 2 से कम तो चलेंगे नहीं। लायबिलिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th वाला, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, इवन पर्सनल असेट्स कैन बी यूज टू डेब्ट्स, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैंने बोला था ना, अगर एक जने की गलती होगी तो दूसरे का भी घर बार बिक जाएगा, पर इसमें वो नहीं होता। इसमें क्या लिखा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, क्योंकि इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ओनली अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड कैन बी बाय द पार्टनर कैन बी यूज टू पे डेट, मतलब उसने जितनी गारंटी ली होगी उतनी ही उसको उतना ही भरना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसके लिए एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया था। अब दोनों में टैक्स कितना है, इसमें भी टैक्स 31.2% है, उसमें भी टैक्स 31.2% है। दोनों में टैक्स का डिफरेंस तो है नहीं ज़्यादा। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, उसमें ये है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और लिमिटेड एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब आगे देखते हैं
और कौन सा डिफरेंस है? टर्मिनेशन इज़ ईजी। टर्मिनेशन मतलब बिजनेस बंद करना ईजी है। पार्टनरशिप में आपने बोला चल भाई कल से हम दोनों पार्टनर नहीं है तो ख़त्म, इसमें इजी नहीं है। आपने जैसे ऑनलाइन प्रोसीजर किया, उसको बंद करने के भी थोड़े रूल्स है, उस हिसाब से आपको बंद करना पड़ता है। अब नेम, इसमें जैसे इसमें पीछे कुछ लगता नहीं है तो पता नहीं चलेगा, इसमें खाली लिखा हुआ है प्रिंट मीडिया, जबकि एलएलपी में पीछे लिखा होगा एलएलपी, जैसे प्रिंट मीडिया एलएलपी, तो पता चल जाएगा ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसमें पीछे कुछ लगता नहीं है, इसमें पीछे क्या लगता है, एलएलपी। आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम देखते हैं लास्ट, कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी हम लोगों ने नॉर्मल देखते हैं कंपनीज क्या होता है। कंपनी इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2018। पुराना एक्ट था 1956, अब नया एक्ट आया 2013। अब कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमने पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस देखा, इसी तरह से कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो बेसिक ऑफ कंपैरिजन, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड प्राइवेटली। मतलब उसमें नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, घर के ही लोग होते हैं, वो ही चलाते हैं। ओके, यहाँ हो सकता है बाहर के भी हो, पर ये इसके शेयर्स पब्लिक में आते नहीं है। जैसे आप देखोगे रिलायंस के शेयर्स पब्लिक में आते हैं, या तो आप दूसरी कोई कंपनीज के शेयर्स पब्लिक में आते हैं, पर इसमें क्या होता है, घर के लोग ही नॉर्मली होते हैं। अब पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड पब्लिकली, जैसे जिसके शेयर्स बाहर आते हैं मार्केट में, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। जैसे आप देखोगे कि भाई रिलायंस के शेयर्स बाहर आ गए। ओके, मिनिमम मेंबर्स, इसमें कितने मिनिमम मेंबर है, 2। इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 7। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिफरेंस देखते क्या है। ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं इसमें, 2, और मिनिमम डायरेक्टर इसमें कितने होते हैं, 3। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, 1 लाख। मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, 5 लाख। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, अमित इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड, उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। जैसे हैवमोर है तो हैवमोर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये जो है रिलायंस, जैसे रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। आप कहीं पे भी खाना खाने जाते हो या जॉब करने जाते हो, उनका जो बिल आता है, अगर आप वो देखोगे तो वो बिल से पता चल जाएगा कि वो क्या है। अगर पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, अगर पीछे लिमिटेड लिखा है तो वो क्या हो गया, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी, इसमें भी लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होती है। यानी जितनी उन्होंने, दिस मीन्स दैट इफ कंपनी रन्स इनटू लॉस, द कंपनी शेयर होल्डर्स आर लायबल टू सेल देयर कंपनी शेयर्स टू क्लियर द डेब्ट और लायबिलिटी। द इंडिविजुअल और पर्सन असेट्स ऑफ मेंबर्स आर नॉट एट रिस्क। इसमें भी सेम ऐसा होता है कि अगर मान लो कि कंपनी लॉस में चले जाती है तो उन्होंने जितनी गारंटी ली थी उतना उनको देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, पर उनके पर्सनल असेट्स पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। हाँ, पर अगर उन्होंने फ्रॉड या डिफ़ॉल्ट किया तो रिस्क हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रेट अप्लीकेबल, इनको कंपनी को क्या रेट लगता है वो देख लेते हैं, टू कंपनीज। ओके, अब डोमेस्टिक कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर, डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी। जैसे इन्होंने 2 बांटा है, उन्होंने बोला कि जिसका टर्नओवर 400 करोड़ तक के है उनके लिए ये रेट है, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए ये रेट है। तो जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है उनका 25% रेट है, उसके ऊपर 4% क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और जिनका 400 करोड़ से ज़्यादा है उनका 30% रेट है, उसके ऊपर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, अब कंपनी का पान कार्ड क्या है वो देखते हैं। कंपनी का पान कार्ड कैसे पढ़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्योंकि बोला था 4th लेटर क्या होगा इसका, अब तो आपको पता चल गया होगा। 4th लेटर क्या होगा, सी, क्योंकि वो क्या है, कंपनी। जैसे देखिए रिलायंस है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीछे क्या आएगा, लिमिटेड, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो पीछे लिमिटेड। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कब बनी थी, 15 दिसंबर 1975। अब देखिए इसका 4th लेटर क्या है, सी, क्योंकि वो क्या है, कंपनी। और 5th लेटर क्या था, आर, क्योंकि वो क्या है, रिलायंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें, ट्रस्ट है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो नॉर्मली काम नहीं आती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें
आपको कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ काम कर रहे हो। अगर उसका पान कार्ड, आप जहाँ पे जॉब करोगे उनका पान कार्ड देख के अगर आप फोर्थ लेटर देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उससे टीडीएस में भी हमें हेल्प मिलेगी। ओके।